माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे यूपीएसआई जो 11 मई को यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे MAY होना चाहिए। तो 11 मई को जो टेस्ट हुआ है RWA पे, उसमें जो जीके और जीएस और मूल विधि संविधान के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब कम समय में जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को उपलब्ध है और विदेशियों को नहीं। यानी कि जो हमारे इंडिया के सिटीजन हैं उनको ये मौलिक अधिकार दे दिया जाता है और विदेशियों को नहीं दिया जाता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, यानी जो सार्वजनिक रोजगार है इसकी समानता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ओके, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है और जो किसी राज्य में पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, यानी जांच भी करता है। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा, राज्य के राज्यपाल, यानी राज्य का कोई भी काम अगर बड़े स्तर पे किया जा रहा है तो वो राज्य का राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है। जो सशक्त भारत का जो विमोचन हुआ है वो हम राजनाथ सिंह के द्वारा हुआ। राजनाथ सिंह क्या है, तो यह डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस रक्षा मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नरेंद्र मोदी को तो सब जानते हैं, PM हैं, और अमित शाह ये क्या है, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर हैं। द्रौपदी मुर्मू ये हमारी प्रेसिडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डैश में वर्ष में लागू हुआ था। ठीक है, यानी किस वर्ष में लागू हुआ था, तो वो लागू हुआ था 2000 में, सन 2000, ऑप्शन नंबर बी। 2000 में क्या हुआ था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और डैश शामिल है। यानी जो भारत का संसद है, संसद भवन, उसमें जो संसद भवन होता है उसमें 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा क्या होता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो वो होता है भारत का एक राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुआ था 1950 ईस्वी में। 1950 कब हुआ था, 15 मार्च 1950 डेट है ये। ठीक है, ये भी याद रखना, 1950, 15 मार्च 1950 योजना आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय क्या नहीं है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि संवैधानिक निकाय होता कौन कौन सा है। तो ये तीनों जो ऑप्शन में दिया गया ये संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान के थ्रू चलता है। लेकिन ये जो राज्य सूचना आयोग है ये संविधान के थ्रू नहीं चलता है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये सभी क्या है, तो ये संविधान के थ्रू चलने वाले हैं, संवैधानिक निकाय हैं। ओके, सूचना आयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो भारतीय प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे ये हमारे सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर चौथा। सुकुमार सेन क्या है, ये भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इलेक्शन कमीशन के हेड थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। हाउ मैनी शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों का शेड्यूल है वो है 12, वर्तमान में 12 है। ओके, कितने लागू हुए थे पहले जब संविधान लागू हुआ था, तो कितने अनुसूचियों को लागू किया गया था,
कमेंट में बात बता दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की अधिकृत करता है? तो आर्टिकल 143 यानी कि 143, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में शामिल यानी घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा बना दिया गया है। इसका जो शॉर्ट है मतलब वो है कि विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के आगे सब समान है, वो किस अनुच्छेद में बताया गया? तो वो बताया गया आर्टिकल 14 में। बहुत इजी था लेकिन घुमा फिरा के बहुत बड़ा बना दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, जो आर्टिकल 17 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ज़रूर है। ये अनटचबिलिटी से यानी कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत का अंत हुआ था आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ह्यूमन राइट्स है जो मतलब मानव अधिकार आयोग है, कमीशन है, उसमें कोई भी अगर सदस्य है उसको हटाना है तो वो हटाएंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति, जो भी होगा यही हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता, इनको ये शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जय मंडल नीचे के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंध है? तो जो निम्नलिखित में से जय मंडल नीचे है वो मतलब मानव हस्तक्षेप से पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है, वो क्रूड क्षेत्र होता है, इंग्लिश में कोर जोन कहते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी कि कहने का इसका मतलब यह है कि एक वेबसाइट रहेगा जो कि नकली रहेगा, जो वास्तविक दिखाई देता है, उपयोगकर्ता वो अपना सब काम कर देता है, व्यक्तिगत जानकारी भर देता है, ठीक है, पर वो ठगा जाता है। इसको हम जालसाजी कहते हैं यानी कि फिशिंग, इंग्लिश में फिशिंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी पाई जाती हैं समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, दूसरा, समताप मंडल में ओजोन परत होती है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोती नहीं होना चाहिए, यहाँ मोटी होना चाहिए। ठीक है, मोती नहीं यार, मोटी। ओके, यानी कि एल्युमिनियम का एक मोटी परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, ऑक्साइड परत विकसित किया जाता है जिसे आकर्षण परिषद जन के लिए रंगा जाता है, तो वो होता है एनोडीकरण, ऑप्शन चौथा। यानी कि अगर कोई एल्युमिनियम है उस पर एल्युमिनियम का एक परत चढ़ाया जा रहा है, लेप लगाया जा रहा है, तो एनोडीकरण उसको कहेंगे। अगर वो लोहा है, ठीक है, लोहे पे अगर कोई लेप लग रहा है तो उसे हम गैल्वेनिस्टेशन करण कहेंगे, यानी इसको गैल्वेनिस्टेशन करण कहते हैं, ऑप्शन बी। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो चौथा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट ने सर्विस सेक्टर के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है ये हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके थे, वो था मोपा एयरपोर्ट गोवा। ठीक है, गोवा का एक मोपा एयरपोर्ट है जो क्या हुआ है, वो सर्विस सेक्टर के तहत सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी? ठीक है, तो वो किया था विश्व बैंक ने। उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी, तो वो विश्व बैंक ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निम्नलिखित अध्यायों में से कौन सा अध्याय गवाहों से संबंधित है। तो साक्ष्य अधिनियम वो होता है हमारा जो रिलेशन 9, ठीक है, अध्याय 9, ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला, भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो वो किया गया था 1927 में, 1927 ईस्वी में, सॉरी ईयर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है। तो जो लार से प्रसारित होने वाला रोग होता है वो होता है रेबीज, ऑप्शन चौथा रेबीज। रेबीज कुत्तों के काटने से फैलता है, ठीक है। और इस बीमारी के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, हाइपोथेमिया शायद ऐसा कुछ करके होता है, जिससे मतलब किसी भी व्यक्ति को जब ये रहेगा बीमारी तो उसको डर लगेगा, किससे, पानी से, गहराई से। ओके, नेक्स्ट, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेश की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि कितना है। तो जुर्माना जो राशि है वो 2000 है, ऑप्शन चौथा है, ठीक है। नया यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेश की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि 2000। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी के रूप में वर्णित किया है। किसके रूप में वर्णित किया है, किसी के नहीं, किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो वो किया गया है भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, ठीक है, इसके लिए किया गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरा पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था। वो किया गया था ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए नियुक्त एक अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो ऐसे अधिकारी को कहा जाता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव कहेंगे और हिंदी में प्रशासक कहेंगे। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न है कि वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को डैश कहा जाता है। तो वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त किसी भी पद से जुड़े हैं तो उसे अनुलाभ कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर चौथा। वीडियो से सहायता बहुत ज़्यादा पहुंचेगा, इसलिए वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो प्रश्न हमारा है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से डैश के भीतर पंजीकृत किए जाएंगे और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा उसे विचार अर्थ के लिए रखा जाएगा। तो ये कितने दिनों के लिए रखा जाता है। तो वो रखा जाता है 1 वीक के लिए, यानी कि 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 ईस्वी में डैश से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कहाँ से इसको स्थानांतरित करके इलाहाबाद लाया गया था, ठीक है। तो उच्च न्यायालय पहले कहाँ था, आगरा था, ठीक है। अब इसको स्थानांतरित इलाहाबाद कर दिया गया, ठीक है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31 का ए, 31 का बी और 31 का सी की संवैधानिक डैश के मामले में चुनौती का विषय था। तो किसके लिए था। तो ये था ऑप्शन चौथा, यानी कि वामन राव बनाम भारत संघ के मामले में एक चुनौती का विषय था। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है। तो ये जारी करता है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था।
तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो प्रकाशित केसरी समाचार पत्र था वो था मराठी भाषा में। ओके, अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है